प्रिय विद्यार्थियों, महेंद्र का अभिवादन स्वीकार करें। हम भारतीय राजनीतिक विचारकों के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें पिछले व्याख्यान को हम देखते हैं। उसमें गोपाल कृष्ण गोखले के जो राजनीतिक साधन थे या राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में क्या उनका विचार बिंदु था एवं उनके बारे में लेखन कृतित्व से संबंधित हमने चर्चा की। आज हम गोखले के द्वारा प्रतिपादित उनके आर्थिक विचारों के बारे में या आर्थिक क्षेत्र में तत्कालीन भारतीय संदर्भ में उनका क्या इस तरह का वैचारिक मत था। ऐसा तथ्यों के आधार पर माना जाता है कि गोखले एक समाज सुधारक के रूप में या स्वतंत्रता को दिलाने में पूर्ण सहयोग प्रदान करने वाले प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी थे। जैसा कि उस क्रम में इनका नाम आता है, लेकिन एक इनकी अन्य विचारकों से बिल्कुल अलग विशेषता थी या इनका वैचारिक दृष्टिकोण था। वो था कि भारतीय जो नागरिक हैं, अब पूरा परिवेश है वह अंग्रेज़ों के द्वारा प्रताड़ित है और वह भी कई क्षेत्रों में परेशानी का कारण बनता जा रहा है। तो इन विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करने के बाद, प्रत्यक्ष अनुभव करने के बाद आर्थिक क्षेत्र के सुधार के संबंध में गोखले द्वारा जो विचार प्रस्तुत किया गया वह बड़ा ही सराहनीय है, क्योंकि किसी भी देश की अगर हमें स्थिति को जानना है तो वहाँ का आर्थिक पक्ष कितना मजबूत है या कितना कमज़ोर है, ये उसके विकास को निर्धारित करता है। तो आर्थिक विकास की दृष्टि से हमारे यहाँ जो कार्य करने थे वो न करके हमारी संपदाएं, विभिन्न हमारे आर्थिक स्रोतों को अंग्रेज़ों के द्वारा दोहन किया जा रहा। तो इस बात पर प्रमुख रूप से सर्वप्रथम दृष्टि गई तो गोपाल कृष्ण गोखले की। इन्होंने इस पर काफ़ी विरोध उनके सामने प्रस्तुत किया और आर्थिक विचारों के बारे में अपने जो बिंदु दिए उनको विशेष महत्व की दृष्टि से देखा जाता है। ये एक राजनीतिज्ञ रचनात्मक क्षेत्र में होने के साथ साथ बहुत बड़े अर्थशास्त्री भी थे। डॉक्टर वर्मा के शब्दों में कहा गया है कि गोपाल कृष्ण गोखले इतिहास के जानकार तथा अर्थशास्त्र के आचार्य थे। दादाभाई नौरोजी की भांति उन्हें भी राजनीति के आर्थिक आधारों के अध्ययन में काफ़ी रुचि थी। उनकी जो आर्थिक अध्ययन की पद्धति थी वह बड़ी ही व्यापक पैमाने वाली थी। उन्हें भारत सरकार का गैर सरकारी वित्तीय सलाहकार भी कहा जाता था। उनके द्वारा इस क्षेत्र में जो कार्य किए गए
उसमें सर्वप्रथम हम देखते हैं कि भारत में गरीबी का जो मूल कारण है वह अधिक सैनिक व्यय है। ये इन्होंने निष्कर्ष रूप में तत्व भारत के सामने प्रस्तुत किया और बताया कि ये जो गरीबी का कारण है वो मूल रूप से अधिक सैनिक व्यय के कारण है। 1806 में बेलवी आयोग के समक्ष अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हुए गोखले ने स्पष्ट किया कि भारत में कुल राजस्व व्यय में से सेना पर व्यय का जो प्रतिशत है वह तुलनात्मक रूप से अन्य देशों से बहुत अधिक था। शांति काल में सेना पर इतना व्यय अनुचित है। सेना में भारतीयों की पर्याप्त नियुक्ति करनी चाहिए क्योंकि भारतीय अधिकारी कम वेतन पर उपलब्ध हो जाएंगे। इसके अलावा वास्तविक आक्रमण तथा युद्ध की स्थिति को छोड़कर अन्य परिस्थितियों में भारतीय सेना का भारत की सीमा से बाहर प्रयोग नहीं करना चाहिए। दूसरा है रेल निर्माण की प्रमुखता देने का विरोध, यानी रेल यातायात के संबंध में प्रमुख रूप से उन्होंने विरोध किया। गोखले के अनुसार रेल सेवा में अधिक व्यय करना सही नहीं, क्योंकि गोखले के अनुसार रेल सेवा विस्तार के पीछे व्यावसायिक कारण है, जिससे कच्चा माल और अनाज दोनों को भारत से बाहर भेज करके और अनावश्यक रूप से विदेशों में उसका दोहन करके और एवं सस्ते माल के रूप में वहाँ से मॉडिफाई करके फिर भारत लाना और उसको बेचना, वो भारत के लिए ज़्यादा हानिकारक था। कहने का यहाँ इनका मूल तत्व ये है कि यहाँ से कच्चे माल को यातायात के माध्यम से ब्रिटिश ले जाना और वहाँ से उसको तैयार करके एक उत्पाद के रूप में फिर भारत लेके आना, फिर उसको उचित दामों में यहाँ पर आकर के विक्रय करना। तो इसमें प्रमुख रूप से भारत को ही घाटा जा रहा था, ऐसा उन्होंने अनुभव किया। तो उन्होंने ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था को अनावश्यक रूप से आगे बढ़ने की स्थिति को देखते हुए कि ये आवश्यक नहीं है और इस पर इतना अनावश्यक खर्चा अंग्रेज़ों के द्वारा किया जा रहा है जो कि अनुचित है। इसमें भारत की इकोनॉमिक जो स्थिति है वह बदतर होती जा रही है एवं अंग्रेज अपने फ़ायदे के लिए ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा दे करके और यहाँ से सस्ते मूल्य पर वस्तुओं को ले जा करके, कच्चे माल को ले जा करके वहाँ उसको तैयार करके फिर यहाँ ला के बेचना उचित दामों पर, वो भारत के लिए बड़ी गहराई वाली बात है जो गोपाल कृष्ण गोखले के संज्ञान में आई। उन्होंने इसको प्रत्यक्ष रूप से देखा और उसके बाद इसका विरोध किया कि ट्रांसपोर्ट का जो ट्रेन सिस्टम अंग्रेज़ों द्वारा बहुत अधिक लागत में करने का जो प्रयास है, हालांकि ये जो ट्रेन सिस्टम आज हम भारत में देख रहे हैं ये बेसिकली अंग्रेज़ों के समय का ही एक बहुत बड़ा कार्य था, जो कि आज की दृष्टि में हम देखें तो इतना बड़ा रेल ट्रैक बनाना और इस तरह से इनको तैयार करना बड़े बड़े स्थिति में उस तत्कालीन परिस्थितियों में देखते हुए तो कहीं न कहीं इसको हम थोड़ा सा सकारात्मक दृष्टि से देखें तो आज हम कोई छोटा सा भी कार्य करते हैं तो उनकी दृष्टि में उतना गुणवत्ता भरा नहीं हो सकता है जो कि वर्षों तक चलने के लिए या काम में आने वाली कोई भी टेक्नोलॉजी जो कि हमें ट्रांसपोर्ट्स की संबंध रखती हो या अन्य किसी स्थिति में हो या किसी कार्य करने की क्षमता में हो, तो ये चीज़ें भले ही आलोचनात्मक दृष्टि से हम देख सकते हैं, लेकिन आज देखते हैं कि कोई भी इस तरह का ब्रिज का निर्माण है कि ट्रेन ट्रांसपोर्ट का निर्माण है, सड़कों का निर्माण है, वो उस समय की स्थिति में जो बनाए गए वो आज भी पुराने जो भवन निर्माण किए गए वो कितने मजबूत हैं, ये सारी चीज़ें बड़ा ही विचार करने योग्य हैं। तो ठीक है, खैर फिर भी हम देखते हैं कि भारत में मुक्त व्यापार की नीति को उन्होंने अहितकर बताया कि हमें फ्री ट्रेड को एडॉप्ट नहीं करना है, इसलिए हम इसका विरोध कर रहे हैं कि इसमें भारत पर व्यापार नीति को खुले में थोप करके इससे सभी जो उद्योग धंधे हैं जो निचले स्तर पर भारत में चल रहे हैं उनका बिल्कुल पूरी तरह से नष्ट होना स्वाभाविक है। गोखले का मानना था कि गलत व्यापार नीति के कारण ही भारत के
कुटीर तथा लघु उद्योग समाप्त हो गए। उनके अनुसार यूरोप में हुई औद्योगिक क्रांति से औद्योगिक क्षेत्र में आधुनिक भाप से चलने वाले अन्य उत्कृष्ट मशीनों का प्रयोग होने से वहाँ के माल में कम लागत पर अधिक उत्कृष्टता लाने वाली जो बात है, जब मशीनीकृत माल को भारत में आयातित किया जाता था तो यहाँ के स्वदेशी माल को इससे प्रतियोगिता करनी पड़ी। तो बड़ा तकनीकी भरा ये बिंदु है। फिर है अनुचित करों को कम करने के पक्ष में, क्योंकि भारतीय जनता पहले से ही आर्थिक विपन्नता से ग्रस्त है, इसलिए जनता पर करों का बोझ डालना अनुचित है। गोखले ने सरकार की कर व्यवस्था में सुधारवादी परिवर्तन के कई सुझाव दिए। भारतीय बजट को भारत सचिव के हाथों में न छोड़कर प्रत्येक पद को गवर्नर जनरल की विधान परिषद द्वारा पारित करवाया जाना चाहिए। अकाल के समय भूमि लगान को माफ़ करना, आयकर से छूट की अधिकतम सीमा में वृद्धि, नमक कर में कमी आदि की ये सारी बातें अंग्रेजों के सामने गोखले द्वारा रखी गईं, जो बड़ी ही तकनीकी भरी थीं, बड़ी ही दूरदर्शितापूर्ण थीं, बड़ी ही विवेक से निर्मित थीं, जो कि भारत के हित को साधने में पूरी तरह समर्थ थीं। फिर है कृषकों की दशा से काफ़ी चिंतित स्थिति को इन्होंने उजागर किया। कृषकों के हितों के लिए राज्य का जो दिया गया संरक्षण है वह उचित हस्तक्षेप का समर्थन उस बारे में किया। फिर देखते हैं औद्योगिक विकास पर बल। गोखले ने देश के उद्योगपतियों से अपील की कि औद्योगिक क्षेत्र में लगे श्रम में कुशलता बढ़ाने का प्रयास करें, उत्पादनता बढ़ाएं तथा स्वदेशी माल के लिए भारत की सीमाओं से बाहर बाजार की तलाश करें। स्वदेशी का समर्थन। गोखले की स्वदेशी संबंधी अवधारणा के राजनीतिक पहलू के साथ साथ आर्थिक पहलू को भी महत्व दिया। उनका मानना था कि देश में उद्योगों का विकास हो, अपने देश में उपलब्ध संसाधनों को स्वदेशी माध्यम से पूर्ण प्रयोग करने का प्रयास किया जाए। फिर है प्रांतीय संस्कारों के वित्तीय स्रोतों को बढ़ाने का आग्रह। गोखले के अनुसार संघीय राजस्व का अधिकांश भाग केंद्रीय सरकार ले लेती है। चूँकि प्रांतीय सरकारों के वित्तीय साधन कम हैं, इसलिए वह जन कल्याण के कार्यों को पूर्ण नहीं कर पाती, इसलिए प्रांतों को राजस्व का अधिक भाग दिया जाना चाहिए। तो ये सारी बातें उनके आर्थिक विचारों में समाहित करते हैं, जो कि बड़ी ही लाभदायक हैं। धन्यवाद।